अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जारी है। पहला टेस्ट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से 90 रन से जनाब हार गया। अब देखना होगा कि जो दूसरा टेस्ट इस वक्त हो रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। आया सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब रहती है या वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वाइट वॉश करती है। बहरहाल जनाब, शान मसूद जो मतलब पहले कप्तान थे, इस मरतबा तो बाबर आजम अब लीड कर रहे हैं टीम को। उन्होंने जनाब सेंचुरी बनाने का कारनामा अंजाम दिया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, लेकिन इंजरी के बायस अब वो दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं हैं। जबकि मोहम्मद अब्बास जो फास्ट बॉलर हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही और उन्होंने मजमूई तौर पर 8 विकटें हासिल की। यानी ये 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस यानी मोहम्मद अब्बास की और शान मसूद की आउटस्टैंडिंग रही। जबकि जनाब क़यादत करने वाले बाबर आजम नो डाउट दुनिया क्रिकेट के बड़े बैटर हैं, लेकिन इस टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस गो के उन्होंने हाफ सेंचुरी ज़रूर बनाई, लेकिन जिस अंदाज़ में बैटिंग की उस पर माहिरीन और शायकीन जो है यकीनन उस सिलसिले में काफ़ी बातें हो रही हैं और देखना ये होगा कि क्वींस पार्क में जिस वक्त टेस्ट मैच जारी है वो क्या रुख इख्तियार करता है। और जनाब 2027 का आईसीसी वर्ल्ड कप यानी अगले साल 9 अक्टूबर नवंबर में जनूबी अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नमीबिया में मुश्तरका तौर पर मुनक्किद होगा। ये इवेंट जनाब तीनों ममालिक के 12 शहरों में खेला जाएगा, जबकि इसमें 14 टीमें शरीक होंगी और बर-ए-आज़म अफ्रीका जो है साल के बाद आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा। हाँ, हॉकी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हॉकी जिसमें जनाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो कि एडॉक भी कायम है, उन्होंने जनाब बड़े अच्छे फ़ैसले भी किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीम प्रो लीग में शरीक हुई उसमें उसको तमाम मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा बा। और भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि इस वक्त साउथ कोरिया की टीम जो इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रही है, इस्लामाबाद में मौजूद है। 4 मैचेस जो है पाकिस्तान की टीम के ख़िलाफ़ वो खेल रही है और पहले मैच में ये बड़ा अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान की टीम ने कोरिया की जो एक मज़बूत टीम समझी जाती है, 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। और जनाब इस मैच में सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि अबू बकर जो कि इमाद भट्ट की जगह कप्तानी कर रहे हैं उन्होंने 1 गोल किया। और एक और अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान अंडर 21 टीम जिसके कोच ओलंपियन अयाज महमूद हैं, जो इन दोनों जो है ओमान में मौजूद है, तो जनाब उसने भी ओमान की टीम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। अब्दुल्ला और राना समी ने 1-1 गोल किया। तो जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अंडर 21 टीम जो है वो बैरून मुल्क जो है जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इसके साथ साथ 5 साइड जो हॉकी टीम थी हमारी वो भी मतलब बाहर गई थी और उसमें मतलब चंद ऐसी चीज़ें हुई जो ख्वाजा जुनैद के ज़माने में जब वो मैनेजर थे तो पाकिस्तान की टीम जो है 11 के बजाय 12 टीम
12 खिलाड़ी जो हैं ग्राउंड में उतर गए थे, और इसमें भी यही हुआ कि 5 की बजाय 6 खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में उतर गए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान वीमेंस टीम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों चैम्पियनशिप हुई थी ख़वातीन की, तो उसमें जनाब पाकिस्तान वीमेंस टीम को बाहर जाना था, लेकिन जिस दिन चैम्पियनशिप ख़त्म हुई उसी दिन पाकिस्तान की टीम रात को ओमान रवाना हो गई। और ये सवाल उठता है कि इतनी जल्दी टीम के वीज़े कैसे लग गए और टीम जो है सिलेक्ट कैसे हो गई और वो बाहर चली गई। तो इस तरह की और भी खामियां सामने आ रही हैं, और देखना होगा कि ये आइंदा PHF के जो मौजूदा सदर हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, वो इसको किस तरह से टैकल करने में कामयाब रहते हैं। जनाब ये बातें बहरहाल इस वक्त जो है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर रजिस्ट्रार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन, और उसके साथ साथ साबिक खिलाड़ी गुलफराज अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। गुल्लू भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? क्लास बेहतरीन। और जनाब दूसरे स्पेल में हमको ज्वाइन करेंगे साबिक यानी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच, और उसके साथ साथ जनाब एनालिस्ट भी हैं वो, और साथ साथ टीवी और रेडियो पर कमेंट्री भी करते हैं, यानी हारिस अहमद खान। तो जनाब उनसे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन चूँकि गुलफराज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे भी बात करेंगे। गुल्लू भाई, साहब का फेडरेशन से जान छुड़ाने के लिए गुज़श्ता कई महीने पहले, यानी इस एडॉक पे जो ये हॉकी फेडरेशन आई उससे पहले गुज़श्ता फेडरेशन को हटाने के लिए आप जो थे हरावल दस्ते का, मतलब ये कि आपने काम किया था और फ्रंट फुट पे थे आप। ओलंपियंस के साथ शहला रज़ा जो है उसको लीड कर रही थी, और अब जो है ज़ाहिर है नई फेडरेशन यानी एडॉक पे कायम फेडरेशन जो है अपना काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाब आप लेके चले थे उसकी ताबीर जो है मिल गई है, या हम वहीं खड़े हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। और यकीनन आप वो जो पिछला एक पीरियड गुजरा जिसमें पूरे पाकिस्तान में एक गुस्सा था, जो अहदेदार थे सदर और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, कि जो जिनको तैनात किया गया था उनको भी तैनात इसलिए किया गया था कि वो मामलात को बेहतर करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे, लेकिन उन्होंने उन चंद लोगों के साथ मिलके अपने आप मुसल्लत हो गए, वो भुट्टी साहब। और फिर तवातिर से उस मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं, करप्शन के हवाले से, पैसों के हवाले से, और लड़कों में मायूसी थी, बच्चे मायूस थे। और फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जो पाकिस्तान टीम गई हुई थी, उसने जब वापस आई तो शदीद तौर पर उसके कप्तान ने एहतजाज किया और बताया कि हमारे साथ जो है बड़ी नारवा सलूक रखा गया, और जो पैसे मिले थे उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, रिहाइश नहीं दी गई। अब उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन जो हक़ाइक़ थे वो सामने रखे गए, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने, जो बैनुल सूबाई राब्ते के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीफ पैटर्न हैं उन्होंने एक्शन लिया, और उन दोनों अफराद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। और इस्तीफ़ा के बाद फिर IPC के जो सेक्रेटरी थे मोहिउद्दीन वानी साहब, उनको चार्ज दे दिया गया प्रेसिडेंट का, और इख्तियार दे दिया गया, और वो एक कमेटी के साथ काम कर रहे हैं। तो तवक्कात तो यही थी कि जब वानी साहब चार्ज लेंगे तो इतने अरसे तक जो चीज़ें सामने ख़राबी वाली रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और यकीनन उनसे अब भी ये उम्मीद है, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मतलब कुछ चीज़ें ख़राबी की भी सामने आ रही हैं, तो उस पर फैसले करने की ज़रूरत है। जैसे एक मामला ये हुआ, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम जब बाहर जा रही थी और यहाँ नेशनल चैम्पियनशिप मतलब उसी दिन ख़त्म हुई, उसी दिन टीम को रवाना होना था, चैम्पियनशिप ख़त्म हुई, और जनाब सवाल ये पैदा होता है कि टीम कब सिलेक्ट हुई और वीज़े कब लगे। मतलब ये ऐसी चीज़ें जो यकीनन लोग जो हैं उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तो ये सब कौन मतलब ये कर रहा है, क्या हो रहा है? कंट्रोवर्सी जो होती है ना, वो ख़राब भी पैदा करती है और बदएतमादी पैदा होती है। जो बात आपने कही, ये तो बड़ी इसकी गूंज आई कि साहब टीम किस तरीके से सिलेक्ट हो गई, और बग़ैर ट्रायल के, और अगर ट्रायल भी मतलब चैम्पियनशिप के दौरान भी अगर कमेटी बैठी थी, सिलेक्शन कमेटी बैठी थी, तो कम से कम एक फॉर्मल तरीका होता है कि जी जो बच्चे जो हैं या बच्चियां जो हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको खिला के देखा जाता है, उनकी फ़िटनेस लेवल देखा जाता है, और यकीनन उसके बाद जब रिज़ल्ट ख़राब आया तो क्रिटिसिज्म हुई तो का मतलब ये चीज़ सामने आई
कि कोई एक मखसूस ग्रुप की टीम बना के भेजी गई थी। अब उसके अंदर ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट साहब खुद उनके पास इख्तियार है, वो उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं। इससे पहले भी एक इशू आया था, आपको याद होगा रियाज भाई, कि जो कप्तान अम्माद बर्डे हैं उनका वीज़ा नहीं लगा था जी बिल्कुल। इंग्लैंड का। तो वो बाद में पता लगा कि उसके अंदर भी कोई फेडरेशन के जो लोग थे करते धरते, उनकी कोई कोताही थी। तो मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि इसमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत थोड़ी है। वानी साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए थी कि भाई वीज़ा क्या लगवाना नहीं था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने? अगर नहीं लगवाना था वीज़ा फिर तो कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं लगा था किसी की कोताही की वजह से, तो क्या किसी आदमी को उस चीज़ पर, उसकी उस हरकत पर पनिशमेंट हुई या कोई खबर आती कि साहब फलां आदमी की गलती थी, जिसकी बुनियाद पर वानी साहब ने उसके खिलाफ एक्शन लिया? तो अभी भी चीज़ें जो हैं खराबियाँ सामने आती जा रही हैं, और अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें नज़र आए कि जो प्रेसिडेंट का एक रोल होना चाहिए, जो एक रोब और दबदबा भी होना चाहिए साथ में, कि ज़ाहिर है कि वानी साहब कोई कमज़ोर आदमी तो है नहीं, ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीसी मतलब जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी हैं वो, और सारा निज़ाम स्पोर्ट्स का जो है वहीं से वही चलता है। तो वो उनको कुछ चीज़ें फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि अम्माद बट की आपने बात की। जब ऑस्ट्रेलिया में वाक़या पेश आया था तो अम्माद बट जो है फ्रंट फुट पे आके उन्होंने जनाब न सिर्फ लीड किया था बल्कि जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ उन्होंने बताया था। लेकिन अब आप देखें कि उनको जो है कप्तानी से हटा दिया गया है और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, गो कि वो टीम में मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक ऐसे वक्त जबकि हम हॉकी को बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं, अम्माद बट को हटा दिया गया। यकीनन अब जैसे मतलब आप ज़रूर हटाएं, लेकिन वजूहात तो सामने आनी चाहिए ना। देखिए बात यह है ना कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी नादीदा कुव्वत है कि जो वानी साहब को गाइड कर रही है उस तरीके से कि कुछ फैसले, अब मतलब ये कि ये टिकर चला के साहब उनके हसन सरदार और इस्लाउद्दीन की मतलब सिफारिश पे उन्हें कप्तानी से हटाया गया। तो ये ज़ाहिर है कि ख़बर जब टीवी पे आती है तो जो शायकीन होते हैं वो ज़रूर उनको तजस्सुस होता है कि कोई चीज़ सामने आए। तो अभी तक तो कोई चीज़ ये भी सामने नहीं आई कि उनको कप्तानी से हटाने का फ़ैसला क्यों किया गया। और कप्तान जब बनाया था, और उसका हम्माद बट का बड़ा एक अहम रोल था पाकिस्तान हॉकी टीम में, और जब इस तरीके से प्लेयर्स को डिस्करेज किया जाता है तो उससे मायूसी फैलती है, और जो शायकीन होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं वो फिर ये सोचते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें कोई अगर कुछ भी कर दिया जाएगा तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर जो लोग बैठे होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो जो माजी में ख़राबी थी कि साहब तोहफे तहफ़ लेके टीम में सेलेक्ट किया जाता था, पैसे लिए जाते थे और पता नहीं क्या क्या खबरें आती थी, तो फिर अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर ये ख़राबी उसी तरफ चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वानी साहब जो हैं इस पर ज़रूर जो इश्यूज़ हैं उस पर कोई उनका जो है वो फैसला भी आना चाहिए, और लोगों को उनकी राय का भी पता लगे कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। मुझे उम्मीद है, और ज़ाहिर है कि ये बड़े लोग हैं, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार, इनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया था, तो उनकी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ज़ाहिर है कि जितने ये बड़े प्लेयर रहे हैं तो ये बड़े फैसले करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि हम लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर निकलते ही नहीं हैं, सही। और उसी की वजह से ख़राबी बढ़ जाती है। चलें जनाब, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि हारिस अहमद खान जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, कोच हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और टीवी रेडियो कमेंटेटर हैं, वो हमको ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया है और बात जैसे मैंने इंट्रो में क्रिकेट की थी, तो जनाब क्रिकेट से थोड़ी बात करेंगे उनसे। हारिस भाई, जनाब अली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जो है अनफॉर्चुनेटली हार गई और जनाब ये 8वां टेस्ट है जो हम हारे हैं मुसलसल। आप क्या समझते हैं कि मतलब आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग है उसमें भी हम मतलब 8वें से 9वें नंबर चले गए हैं, क्या कप्तान तब्दील करने का फैसला जो है सही था? क्या हम कामयाब हो गए? सबसे पहली बात तो ये कि आप हैरान क्यों हो रहे हैं? हैरानी की तो बात नहीं है। सही, मेरे ख्याल से आपने 8 टेस्ट बताए ना हाँ। कि आप कंटिन्यू हार गए। जी, मैं समझता हूँ 13 टेस्ट हार गए हैं सही, और कई सीरीज हार चुके हैं। सही, श्रीलंका से भी, अब बांग्लादेश से भी हारे, वेस्ट इंडीज से भी जी, हारे। तो नथिंग नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है। बात यह है कि अभी मैंने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन की कोचिंग की थी। जो मेरी असेसमेंट आई है ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप, मैंने सारी टीमों को देखा, असेस किया, मैं अपने नोट्स बनाए, आज भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे। जो मैंने कल्चर देखा है, ये सारी चीज़ें उस नतीजे पे पहुंचा हूं मैं। गुल्लू भाई मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। आपके पास, आपके बच्चों के पास ना डिसिप्लिन है और ना पेशेंस है। सही, ये दोनों चीजें लैक करती हैं। अच्छा, अब डिसिप्लिन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और डिसिप्लिन में आ जाता है कि आपके वर्क्स एथिक्स क्या हैं। सही, आपके वर्क्स एथिक्स में आपके नेट सेशन आ जाता है, आपकी जो है प्रिपरेशन फॉर द टूर्नामेंट एंड प्रिपरेशन फॉर द सीरीज आपकी क्या है, और आपकी जो पेशेंस है वो आपकी मेंटल टफनेस से आती है, दिमाग की मजबूती से। अब आपकी दिमाग की मजबूती कितनी है? जैसे कि आपने देखा, आपने जिक्र किया कि जो पहला टेस्ट हारे हम लोग, लेकिन इसमें यह भी आप माने कि वेस्ट इंडीज के बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल की। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी बैटिंग लाइन ने जो है 211 को चेज नहीं कर सके। सही, मुझे पता नहीं कौन, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि जब 311 पे आउट किया वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग में, तो पाकिस्तान के जब गेम खत्म हुआ दूसरे दिन का 197 पे 3 थे जी, फिर 244 पे भी शायद 3 थे, सही, फिर ऐसा क्या हुआ कि 282 पे ऑल आउट हो गया। सही, मैंने इनसे कहा, जब उनकी बॉलिंग देख रहा था, और पाकिस्तानी बैटर, मैं जरूर तारीफ करूंगा इमाम की और शान की। शान मसूद शान थोड़ा सेंचुरी लकी रहा, सेंचुरी की उन्होंने। हाँ सेंचुरी तो की, लेकिन लकी भी रहा वो, जिस तरह से उससे शॉट खेले और गली और स्लिप में चांस मिला उन्हें। जी। और क्रिकेट में लक का दखल बहुत ज्यादा बहुत होता है। आप एक गंदी बॉल पे आउट हो जाते हैं, सही, इसमें दो राय नहीं है, और आप एक अच्छा शॉट खेलने जा रहे थे एयर में और कैच अच्छा हो जाता है। अच्छा, अभी आपने बात की बॉलर्स की। जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे वो जनाब तीसरी इनिंग्स में हार्ड लाइन पर हिट नहीं, मतलब हमारे बॉलर नहीं कर सके, लेकिन उनके बॉलर जो है उनकी, मतलब हमारे बॉलर सिर्फ लेंथ और लाइन पे तवज्जो दे रहे थे, जबकि उनके बॉलर्स बाकायदा हैमर मतलब कमर। इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आपने उनके जो कमेंटेटर थे वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रहे हैं, वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया है, बिशप था और दूसरा ब्रैडफेट था। सही, ठीक है, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो क्या कह रहे थे? वो जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने आउट किए इसको, वेस्ट इंडीज को, और जो 197 फॉर 3 थे पाकिस्तान का, पाकिस्तान बड़ा खुला खेल रहा था। कैमरा रूच ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने जब बॉलिंग की, ठीक है, चांसेस पाकिस्तानी बैटर्स को मिले, लेकिन पाकिस्तान बैटर खुला खेले। सही, और वो ये कहते रहे, बार बार कहते रहे अपनी कमेंट्री के अंदर कि ये पाकिस्तानी बॉलर से क्यों नहीं सीख रहे कि ये फोर्थ जो स्टंप्स की जो बॉलिंग है, चैनल बॉलिंग जिसे कहते हैं, कि फोर्थ स्टंप पे लाके मारे जाओ, खिंचे हुए लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे मारे जाओ, बॉल डिविएट करेगी, यानी कि बॉल पिच होने के बाद या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक
अच्छा, अभी सॉरी टू कट यू, आपने अभी मेंटल टफनेस लेवल की बात की जी, और इस पे जो है आपने सेमिनार भी किए, उस पे एक प्रोग्राम में मैं भी शरीक था, वहाँ गुफ्तगू उसको की। एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, मेंटल टफनेस लेवल तो अपनी जगह है, क्या टेक्निकली पाकिस्तानी खिलाड़ियों में कोई कमी है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसका किस वजह से है जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पे लोगों को बैठे हुए एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि आपके पास ग्रास रूट लेवल में लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं है 4 रोजा क्रिकेट का। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बोर्ड की टीम में सिलेक्ट हुआ तो 3 दिन का मैच होता था। सही। इंटरवर्सिटी के मैंने मैच खेले, वो 3 रोजा मैच खेले लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट के लिए। मुझे ठहराव चाहिए, मुझे अपनी तबीयत में, अपने आप में पेशेंस चाहिए। सही। ठीक है, क्रंच सिचुएशन आएगी, 2 बॉलों में 2 बैटर आउट हो गए, उस वक्त ही मैनेज करना होता है। बिल्कुल वही तो मैंने कहा। लम्हा। वो जो मेंटल टफनेस की तारीफ इस तरह से आप करेंगे कि रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सही। जो सिचुएशन में आप आ गए, अब आपने घबराहट हो जानी चाहिए आपको, या आप उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही है ना। अब ये इनका हवाला देता हूं हॉकी का। आप पे 2 गोल पड़ गए या 3 गोल आप पे हो गए, अब आपने मैच जीतना बहुत जरूरी है, तो क्या आप पैनिक होके इधर उधर पासेस देंगे और रॉन्ग पासेस देंगे, या अपने आप को मेंटली तौर पे टफ रखते हुए रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट क्या मतलब अपनी तबीयत में ठहराव रखेंगे, अपने गेम प्लान पे कायम रहेंगे और गेम प्लान पे कायम रहते हुए फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। अच्छा, नो डाउट बाबर आजम एक बहुत बड़े बैटर हैं, ताहम जो मतलब ये जो टेस्ट उन्होंने खेला है इस पर जो हिकमत अमली थी, जिस तरह वो मतलब जाहिर है स्ट्राइक अपने पास रखने से ग्रेस कर रहे थे, क्या कहेंगे? मतलब यही वो मौका जो अभी आप बात कर रहे थे कि अपनी चीज़ों को उसी वक्त मैनेज करना चाहिए। 4 विकेटें हमारी गिर गई थी। अच्छा, सलमान आगा और जो अपने रिजवान है वो तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग, मतलब जाहिर है उसमें एक रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, लेकिन वो भी मतलब नाकाम हो गए। आई एम सॉरी टू से कि आपके पास आपकी टीम को अगर उनके मतलब की विकेट मिलेगी, उनके मतलब की विकेट का मतलब ये है कि बॉल ज़्यादा स्विंग ना कर रहा हो, बॉल ज़्यादा सीम ना कर रहा हो। जब बॉल की मूवमेंट हो जाती है तो इनकी टेक्निक जो है ना एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, जहां ये आपने देखा कि वेस्ट इंडीज में के लिए आपने स्पिनिंग फैक्ट बनाया, आप उनके स्पिनर से फंस गए थे वहां हमारे पास, जो डोमेस्टिक सीरीज आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली है, तो उनका जो है ये वार्नर ही आउट कर गया था, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको आगे लगा गया था। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि ये बार बार कह रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा, समझ लो पिछले मेरे ख्याल से अब मुझे कई सालों से करते हुए ये 20 से 24 साल हो गए सही कहते हुए कि आप अपनी ग्रास रूट को मजबूत करो। क्लब क्रिकेट में जो है लॉन्गर वर्जन की खेल करो, 15, 17, 19 की क्रिकेट हो रही है, ये नहीं कह रहा नहीं हो रही है, लेकिन क्या आप जो फ्यूचर है या जिस तरह से दुनिया क्रिकेट जा रही है, जो रिक्वायरमेंट जो है गेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। आपका सिलेबस आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी जो दुनिया का जो चल रहा है स्टेटस या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप वो इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हो ना। जो भी इन्वेंशन आ रही है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो आप उसको सिलेबस में लाते हो ना, वो रिसर्च वर्क लाते हो। तो आपका रिसर्च वर्क क्रिकेट में भी बहुत आ गया, तो आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? सही। अच्छा गुल्लू भाई, मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो है वो एडॉक पे है, ठीक है जनाब, और डे टू डे अफेयर्स यकीनन उनका काम है, उसे करना चाहिए, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि 20-25 सालों की जो तबाही है उसको ठीक करने में अभी और वक्त लगेगा? जबकि मोहिउद्दीन वानी साहब ने जो अपने साथ लोगों को शामिल किया है मैनेजमेंट में या सिलेक्शन कमेटी में, या जो कोचेज़ उन्होंने हेड कोचेज़ बनाए हैं, तो वो मतलब सही है। एक जो हेड कोच थे जिनके दौर में मतलब प्रो लीग में पाकिस्तान नाकामी हुई, गो के उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शुबा नहीं किया जा सकता। अपने वक्त में मायनाज वो फुल बैक रहे थे, नो डाउट वो मतलब रिस्पेक्ट के काबिल हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने एकोमोडेट किया, उनको ऑनर दिया, ये चीज़ें कब ठीक होंगी? देखिए बात यह है कि मैंने अभी एक बात कही थी कि हमारा अलमिया ये है कि जिसको भी इख्तियार मिलता है उसकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं होते हर शोबे में। ये हॉकी की बात नहीं है, ये आरिज खान साहब बैठे हैं, इनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है
कि जो भी लोग तैनात होते हैं वो जो उनके क्लोज लोग होते हैं, इससे कतई नज़र कि उनकी सलाहियत क्या है, उनकी तैनाती हो जाती है सही। और उस तैनाती से इदारा बर्बाद होता है। अब भी सूरत हाल ये है कि मैं ये नहीं कहता कि ज़ाहिर है कि मंजूरुल हसन एक बड़ा नाम, एक अपने वक्त के बेहतरीन प्लेयर, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त बुनियादी चीज़ है वो है ग्रास रूट लेवल पर काम करने की। जब मैं ये कहता हूँ कि वानी साहब ना कराएं इंतखाबात, ना कराएं स्कूटनी, ना कराएं इलेक्शन, हमें जो लोग हैं, लवर हैं हॉकी के, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको रिजल्ट चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पर हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे ठीक करें, क्योंकि स्कूल हॉकी जब तक अलाइव नहीं होगी, क्लब हॉकी अलाइव नहीं हो सकती। आपने देखा रियाज भाई, पहले एक ज़माने में यहाँ कराची में एक इंटर स्कूल होता था, बिल्कुल होता था, उसके इंटर कॉलेजिएट होता था। एक ज़माने में तो होता था, लेकिन अभी पिछले अरसे में जो पाकिस्तान हाकिम मुसर्रतुल्लाह साहब के आने के बाद और ये रिजम के एक इंटर स्कूल हुआ करता था जो कदीर भाई कराते थे, उनको क्रेडिट जाता था कि वो इंटर स्कूल कराते थे। लेकिन वो इंटर स्कूल जो होता था वो स्कूलों की टीमों का नहीं होता था, क्लब के लड़के स्कूलों में डाल के और करा दिया जाता था। जबकि स्कूल हॉकी से क्लब की टीमें बननी शुरू होंगी तो हॉकी ट्रैक पे आएगी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, जब तक क्वांटिटी नहीं आएगी, देखिए हॉकी खेल कितने बच्चे रहे, कराची 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। रियाज भाई आपने भी हॉकी खेली और जिस इलाके में आप रहते थे मैं भी वहीं रहता था। काला बोर्ड से और खोपरा पार तक जो जगह थी, वहां अगर आज आबादी 50 लाख है तो उस वक्त शायद 5 लाख आबादी भी ना हो, लेकिन 6 ग्राउंडों पे हॉकी शाम में डेली होती थी। एक एक ग्राउंड पे 30-30, 40-40 बच्चे मौजूद होते थे। जब क्वांटिटी होगी तो उसमें से क्वालिटी निकल आएगी। देखें क्रिकेट जो है उसका भी मामला ये है कि क्रिकेट के अंदर सरफरे लोग हैं, जनूनी लोग हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खुदरौ प्लेयर निकल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में बच्चे जो है उनका शौक है कि जी क्रिकेट खेलें, उसमें से 2-4 बच्चे ऊपर आ जाते हैं। और मतलब मैं तो कुछ अर्से मैं भी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का मेरे पास चार्ज रहा है, इंटीरियम कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने वहाँ उस वक्त भी देखा था कि वहाँ भी सिलसिला यही है कि कोई 62 आदमी है तो हर बच्चा उसके क्लब से खेल रहा है, और नतीजा ये होता था कि कंपटीशन कोई नहीं होता था। एक टीम के अंदर जो है वो 11 बेहतरीन प्लेयर हैं और एक टीम के अंदर 2 प्लेयर हैं, तो उनको अगर बराबर की टीमें मिलें और उनको मौका मिले खेलने का, अब एक टीम जो है वो 50 रन पे आउट हो जाएगी तो जो बैट्समैन हैं वो क्या सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये इतराज़ किया था कि इसको तब्दील होना चाहिए सिस्टम को। जो कराची में क्लब्स हैं उसमें अगर जो बड़े नाम हैं उसमें 2 या 3 प्लेयर से ज़्यादा किसी क्लब में नहीं होने चाहिए, और वही नतीजा है कि एक ग्रुप बना हुआ है कराची में और सारे लोग उसी की तरफ कि जी हमें पाकिस्तान टीम में खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो मैं मतलब वो कि मेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं है अब इस चीज़ से, लेकिन इलेक्शन जो होते हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि सारे लोग अपने बेनिफिट के लिए दौड़ पड़ते हैं। हर जगह आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं। बात का जो मैं एक्सप्लेन कर दूं, गुल्लू भाई जो कहना चाह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। वो इंप्रेशन ये है कराची में कि आप फलाने जोन के में जाओगे और फलाने क्लब से खेलोगे तो आपके चांसेस जो है पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने के बढ़ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली मैं कितने अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर मेरिट प्रिवेल होने लगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी कि ये नहीं हो कि आप फिजिक्स के टीचर को केमिस्ट्री में लगा रहे हो, केमिस्ट्री के टीचर को फिजिक्स पढ़ाने का बोल रहे हो। जो क्रिकेट समझता है, उसका विजन है, विजडम है उसके पास, मेरिट पे वो लोग हों, उनको जो है आना चाहिए। बड़ी मशहूर सेइंग है कि अगर आपने किसी मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाना हो या डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाना हो तो वहाँ पर इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग लगा दो, उसके हेड लगा दो, वो खुद ही डिटीरिएट कर जाएंगे और जो है वो उनका जो डिपार्टमेंट तबाह हो जाएगा। सही कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल जनाब इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपने हारिस भाई काइंडली ये बताइएगा कि अब दूसरा टेस्ट जो हो रहा है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिकमत अमली होनी चाहिए, इसलिए कि सारी चीज़ें तो उनके मतलब नज़र में आ गई हैं। और ये बताइएगा अगर विकेट जो है उसी तर्ज पे होगी यहाँ पे भी, क्या मतलब देख रहे हैं आप? देखें जी, अगर आप डिफेंसिव होके खेलेंगे तो आप फिर हार की तरफ चले जाएंगे। सही। वो कहते हैं ना कि अगर आप ऑफेंसिव होके खेलेंगे, लीडर होके खेलेंगे और आप अपने गेम प्लान के हिसाब से डिसिप्लिनली उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लेकिन ये लड़के अपनी स्किल एनहांस नहीं करते, इस पे काम नहीं करते। लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट पे आप रो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप 90 नंबर पे आ गए। जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें सबसे बॉटम में पाकिस्तान। और इससे कबल भी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसमें भी हमारी मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं थी सर। बात जब आप 90 नंबर पे आ गए तो टेस्ट चैंपियनशिप तो और है, ऑस्ट्रेलिया सबसे है, वो 83 पॉइंट्स के साथ है। पाकिस्तान के तो पॉइंट से 6 पॉइंट समथिंग है। सही। तो कहां खड़े हैं आप? तो आपको जो है बड़े रेवोल्यूशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये बात मैं फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान को कह रहा हूं, आपके पास टैलेंट बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन उनकी ग्रूमिंग जो है बहुत ज़रूरी है। और ग्रूमिंग में क्या है, उनकी फिटनेस लेवल, उनका मेंटल टफनेस और उनका डिसिप्लिन, यानी कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जो मैं अभी नोट्स बना के लाया था उसमें मैं ये लिख के लाया था बाकायदा कि भाई अगर आप टीम मीटिंग करते हैं सेशन वाइज तो स्ट्रेंथ क्या है आपकी, रोल क्या है, वन टीम गोल क्या है, जो मेंटल जो क्यू है आपकी प्लेयरों के लिए, वो आपकी जो है किस तरह से असेस करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को, फिर डोमिनेट कैसे करते हैं वो सिचुएशन जब आती है, फिर उसके बाद पेशेंस कितना है आपने। सही। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। अच्छा हारिस भाई, अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं नकी मुस्तफ़ा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो, तो साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया तो खालिद महमूद साहब ने बाकायदा कहा कि जनाब कप्तान हटाने से या नया कप्तान बनाने से मसला हल नहीं होगा, फिर हमें क्लब को जो है ना क्लब लेवल क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब आईसीसी जो है वो सिर्फ चंद मुमालिक के हाथों यरगमाल हो गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बात हम लोग कर ही तो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल की बात जो आप क्लब लेवल की बात कर रहे हो क्या है? सही, वो ग्रास रूट लेवल है। ग्रास रूट लेवल पे आप तवज्जो नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इंडिया ने देखें कहां से कहां पहुंच गया वो, उसकी इन्वेस्टमेंट देखें ग्रास रूट पे कैसी थी, अच्छे प्लेयर बनने शुरू हो गए। सही। हमारे पास उनसे ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं जूनियर लेवल पे, ये मैं बता दूं। सही। 15 साल 17 साल 19 साल के प्लेयर हमारे पास बहुत अच्छे हैं। हम सिर्फ उनको जो है सही तरह से उनको ट्रेन करें, उनकी नर्चरिंग करें, उनको एक माहौल दें, तो ये हो सकता है। मेरा एक आइडिया था, सही, और जो आप बात कर रहे हैं कि सब चीज़ें हो सकती, मेरा एक आइडिया था, एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए हर बड़े शहर में और हर छोटे शहर में जिसमें स्कूलिंग भी हो बच्चों की। वहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ें आके, लेकिन पूरे पाकिस्तान से हर फील्ड का बच्चे और बच्ची को आपने पिक करें हर स्पोर्ट्स के। सही। और उनको बेहतरीन तालीम दें। सही। उनको रखें अपने पास, हॉस्टल में रखें अपने उस एकेडमी के अंदर। वो जिस गेम का भी बच्चा हो उसको जो है आप उसको पॉलिश करें, उस पर वर्क करें। जैसे गुल्लू भाई ने कहा हॉकी के बच्चे बच्चियां होनी चाहिए, क्रिकेट उसके बच्चे बच्चियां होनी चाहिए, टेनिस, और ये दुनिया के बहुत से मालिक में है, बांग्लादेश फॉलो कर रहा है इसको। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज होनी चाहिए। अच्छा गुल्लू भाई, जाहिर है आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के टिचरार भी रहे हैं और फिर जनाब कराची यूनिवर्सिटी के जिमखाना सेक्रेटरी भी 2 मरतबा रहे कंटिन्यू, मतलब आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, KHA के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी भी रहे। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है मौजूदा एडॉक पे, वो उसे जो है सिर्फ नेशनल जो टीम है हमारी उस पर कंसनट्रेट करना चाहिए? जो हम 5 साइड हॉकी में लग गए हैं, ख़वातीन हॉकी में लग गए, अभी तो हमने अपनी जो चीज़ों को मतलब इंटरनेशनल सतह पर बहाल करना है हॉकी के हवाले से, तो हमें वहाँ फोकस करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि 5 साइड हो, वुमेंस हॉकी हो, मेंस हॉकी हो, हमें पूल चाहिए ना। हमारे पास एक बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां अगर खेल रहे हों
तो उसमें से हर कैटेगरी का प्लेयर हमारे पास आ जाएगा। सही। जो बुनियादी चीज़ है, जो बात अभी एक मैं कर रहा था और डिसकंटिन्यू हो गई, कि जैसे क्रिकेट के अंदर एक मखसूस ग्रुप और वो सारे दौड़ रहे होते हैं प्लेयर उनकी तरफ, नतीजा ये होता है कि कुछ प्लेयर जो है ज़ाया हो जाते हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा कि PIA होता था, जो पाकिस्तान से खेलना है तो PIA में ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। सही। नतीजा ये होता था कि एक एक पोजीशन के कई कई प्लेयर वहां चले जाते थे, और फिर एक वक्त था कि पाकिस्तान की हॉकी का कब्रिस्तान बन गया था PIA के। जाहिर है कि प्लेयर तो पाकिस्तान टीम में एक या दो ने खेलना होता था ना, तो वो डंप हो जाते थे वहां पे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि क्लब हॉकी अलाइव करने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो IPC के सेक्रेटरी हैं, वो फेडरेशन के सदर हैं, उनके इख्तियार है, वो उन्होंने अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, डिपार्टमेंट खुलवाने के सिलसिले में क्या एफर्ट की इतने अरसे में। कराची जैसी जगह में 20 लोकल डिपार्टमेंट थे जिसमें अपॉर्चुनिटी थी जॉब की। तो अब जब जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, अब तो बड़े डिपार्टमेंट बंद हो गए, और इमरान खान साहब जो काम खराब करके गए थे कि डिपार्टमेंट बंद करके गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने जब निगरान उसमें एक एडहॉक सेटअप में आए थे तो उस वक्त भी ऐलान किया था, और उसके बाद भी उन्होंने ऐलान किए। तो एक मुल्क का वजीर आजम जो है इदारों को अहकामात जारी करे और उस पर अमल दरामद ना हो, तो टीमें जब तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं खोलेंगे तमाम इदारों के, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी स्कूल कॉलेज के लेवल पे हॉकी की मिलेगी और अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सब चीज़ें बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई कि देखें, हॉकी की टीमें तो अर्ली 90s में ख़त्म होना शुरू हो गई थी जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक वज़ीर आज़म जमाली साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब तो हमारी खैर उनसे मुलाकात हुई, जब वो ज़ाहिर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे, उनसे बात हुई तो उनसे हमने पूछा कि आपने डायरेक्टिव्स निकाले थे टीमों को इदारों में बहाल करने के लिए और उसका कुछ हुआ नहीं, तो उनके ये अल्फाज थे कि वो जो है सुर्ख फीते का शिकार हो गया। तो आपने जो मतलब बात की, तो ये सिलसिला जो है 1-2 दहाई से चल रहा है कि उस वक्त वज़ीर आज़म जो है उनके मतलब ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और अभी फिर नहीं वो इदारों की टीमें नहीं बन सकी। तो अब मोहिउद्दीन वानी साहब हैं, जैसा आपने कहा कि एक अच्छी शोहरत के मतलब बैरोक्रेट हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरफ भी कंसंट्रेट करना चाहिए। देखें, जो आपके ये प्रोग्राम होते हैं ना, मैं उनके पास भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, और वो देखते भी हैं वानी साहब, ठीक है ना। आपको याद होगा जो बात आपने कही, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था उस नेशनल चैंपियनशिप का, और UBL पे वो जब मीर जफरुल्लाह खान जमाली आए थे वहाँ पे, मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब चीफ गेस्ट थे फाइनल में, तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर ये ऐलान किया था कि डिपार्टमेंट की टीमें खोल दी गई आज से, ठीक है ना। फिर उन्होंने आपको बता ही दिया कि सुर्ख फीते का शिकार हो गया वो अहकामात जो उनके थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। नहीं, बहुत नाइस आदमी थे, बहुत और सच्चे आदमी थे। उनसे तो एक सवाल किसी ने किया था, जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया तो किसी एंकर ने सवाल किया कि आपको हटा दिया, उन्होंने कहा जिन्होंने जो लाए थे उन्होंने घर जाने के अहकामात जारी कर दिए, तो आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं। तो वो मतलब एक सच्चे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और बहुत उन्होंने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते थे। मैं यही कहूँगा रियाज भाई कि अभी जो ये तो बड़े बड़े नाम है ना, इस्लाम भाई हैं, बड़ा नाम है, हसन सरदार बहुत बड़ा नाम है, वानी साहब एक बड़ी उन्होंने टीम, मंजूर हसन, सबको जमा किया हुआ है। ये 10 आदमी अगर इदारों में जाके उनके सरबराहान से मिलें, इससे कतई नज़र के हुकूमती इक़दाम क्या हैं और क्या अहकामात हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर में इदारे हैं, कम अज़ कम उनके सरबराह से मिलके उन इदारों में तो टीमें बहाल करा दें। जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको कहें कि एक एक टीम को वो ले लें। और तो मैं समझता हूँ, या फिर जो हारिस भाई ने बात की है कि फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इतने वसाइल दें, इतना फंड दें फेडरेशन को कि वो तमाम बड़े शहरों में अकेडमी कायम करे और मुस्तकिल बुनियादों पर बच्चों को वहाँ रखे, उनकी ट्रेनिंग भी कराए, उनकी एजुकेशन भी करे। एक पूल बना लें कि साहब 500 बच्चे हम पाकिस्तान में जो अकेडमीज में रखेंगे, तो उसमें से क्या 11 प्लेयर वर्ल्ड क्लास नहीं निकल सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा हारिस भाई, इधर शान मसूद इंजर्ड होते हैं और उधर सऊद शकील जो है फिट हो जाते हैं, क्या देख रहे हैं? मतलब कौन है हमारा थिंक टैंक, या मतलब डॉक्टर से पूछना चाहिए जो इनके जो भी हैं स्क्वाड में, कि वो अनफिट थे और अब एकदम फिट हो गए। खैर अब्दुल्ला शफीक को भी भेजा गया था। देखें, ठीक है, रिकवरी टाइम था, सऊद शकील जो है नहीं थे पार्ट टीम का, इसीलिए नहीं थे कि वो फिटनेस नहीं थे। अगर फिटनेस उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है तो ही हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, अब उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। शान मसूद की उंगली पे बॉल लग गई मैच के दौरान, फ्रैक्चर हो गया, वो तो फ्रैक्चर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 2 चीज़ें जो आपने सवाल किया। मैं कमिंग बैक टू गुल्लू भाई इस पॉइंट, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देख रहा था, 28 मिलियन की है।
ऑस्ट्रेलिया जी जी 28 मिलियन की पॉपुलेशन है, आप वहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी कितनी है? 25 करोड़ के करीब है अप्रोक्सीमेट। वो एक मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही होगी, हाँ 25 करोड़ से। हम लोग कहाँ खड़े हैं? वो डेवलप कंट्री है, हम कहाँ हैं? हम अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप कंट्रीज में हमारे यहाँ जो है, जो पॉवर्टी की जो इंतहा है वो ये है कि आपके 25 करोड़ में से तकरीबन 48% जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। बिलो आपकी जो नेशन है, इनके पास खाने को पैसा नहीं है। अब सही। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वक्त की रोटी है, दूसरे वक्त की फिक्र है, ठीक है, ऐसे ये ही। हालात है। ऐसे ही तो ऐसे में आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। जो गुल्लू भाई बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में। जैसे इन्होंने बात की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बहुत क्या क्या प्लेयर पैदा किए हैं। पाकिस्तान कस्टम्स ने कैसे कैसे प्लेयर रखे थे, पीआईए ने क्या किया, यूबीएल ने किया, हबीब बैंक ने कैसे किया, नेशनल बैंक ने, ये बड़े डिपार्टमेंट थे। ये स्पोर्ट्स को डेवलप करने में इनका बहुत हाथ था। तो क्या होता था कि एक स्टाइटमेंट बांध देते थे। जब यंग लड़का आता था तो गुल्लू भाई को पता है या दूसरे लोगों को पता है कि यहां पर क्लब्स में जो बच्चे खेल रहे हैं तो ये कितने टैलेंटेड है, इनको ले लो, ये फ्यूचर हैं। सही। तो उनको ग्रूमिंग करते थे डिपार्टमेंट। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह है, मेंटल टफनेस लेवल अपनी जगह है, फिजिकल फिटनेस अपनी जगह। आप समझते हैं क्या मतलब टीमें जो हैं वो मेरिट पे सिलेक्ट हो रही हैं या है कहीं कोई? पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जैसे मैंने कहा कि मेरिट पे बेल नहीं हो रही, फुकदान है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, फुकदान है, नहीं है, और ऐसी हरकतें होती रहीं और ये जो हो रही हैं तो क्या होगा? जो मैंने आपको कहा, वो इदारे वो तबाह हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरिएट करके नोज डाउन हो जाती है और नीचे की तरफ जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर क्या हो गया, पीआर गेम है। जैसे गुल्लू भाई ने कहा कि मेरे आपके ताल्लुकात हैं या किसी से हैं, उन्होंने किसी की सिफारिश कर दी तो पीआर पे वो लोग आ गए। मेरिट नहीं है, पीआर है, ताल्लुकात है, और ये पाकिस्तान में बड़ा ड्रॉबैक है। ये कैसे मसला हल होगा? मसला इतनी जल्दी हल नहीं होगा, ये आपके बड़ों को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी चेंज लानी होगी। इखलाकी अक़दार को तरजीह देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ कौमी मफाद को सामने रखना होगा। कहने में आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है, इस वक्त बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आपके, अखलाकी कदरें, ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी, मेरिट को प्रिवेल करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम तो जो हमारे बस में है हम करने की कोशिश करें। आप, हमारे बस में क्या है? हमारे बस में हमारी औलाद है। सही। यही है ना। आजकल तो नए ज़माना है, औलाद भी कहती है कि जनाब डैडी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपसे आपके ख्यालात से एग्री नहीं करते। सही। वो आपको डिफाई कर जाते हैं, आप खामोश हो जाते हो। आप ये थोड़ी कहते हो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। आपके भी पेरेंट्स थे, गुल्लू भाई के पेरेंट्स थे, क्या ऐसा कर सकते थे आप? सही। नहीं, डिसिप्लिन थे, सुनते थे बात, रिस्पेक्ट करते थे। बहुत सारी चीजें चेंज होने की हैं जो इस पे हम तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा गुल्लू भाई, क्या मतलब हॉकी फ्यूचर क्या देख रहे हैं? 15, 20, 25 सालों में जो तबाही हुई वो तो हो गई, उस पर हमने बड़ा डिस्कस किया है। अब बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस डॉग कमेटी से, गो के स्क्रूटनी और अभी वो बाकी है। असल में देखें, बात ये कि जो हम फेडरेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं और हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और बुरा भला भी कहते हैं, हम अपना एहतसाब नहीं करते। जो सहूलतकारों का टोला है ना, उसका एहतसाब होना चाहिए। कोई आया उसका झंडा लेके निकल पड़े, 2 नंबर करप्ट लोग, अखलाकी जराइम में वो मुलव्वस, उनका कैरेक्टर कोई नहीं, उनके ऊपर 36,000 चार्जेस, उनके को कोई इख्तियार दे दिया जाता है। कोई नहीं पूछता कि भाई ये बताइए कि इनके ऊपर तो माली बेज़ाब्तियों का भी था, अखलाकी जराइम का भी था, कोई हिरासमेंट के भी चार्जेस थे, उन्हीं को फिर तैनात कर दिया जाता। तो क्या आंखों पे पट्टी बांध के लोग बैठे हुए? इसका मतलब ये हो गया। लेकिन जो चार्जेस है उसका फैसला तो आ ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। फैसला तो इसलिए नहीं आता ना कि जब एक रिजिम जाता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं पिछले वालों का एहतसाब करूंगा तो कर तो मैं भी वही रहा हूं, तो मेरा एहतसाब शुरू हो जाएगा नेक्स्ट उसमें। तो एडजस्टमेंट, ये जो वो जो था ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए एक रिलीफ दिया गया था ना, तो बदकिस्मती मतलब ये कि हम तो चूंकि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए मैं सियासी बात नहीं करना चाहते। मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक करप्ट MNA, एक करप्ट MPA, अखलाकी जराइम में मुलव्वस शख्स अगर कहीं आता है तो हमारा पूरा मुआशरा उसके इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ा हो जाता है? हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो सामने आए तो उसको
इग्नोर करें बिल्कुल, ताकि वो एहसास हो से वो जमीन में दफन होना शुरू हो जाए कि यार लोग मेरे बारे में इतना जानते हैं और मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल सही। काम है। अच्छा, आखिरी लम्हात हैं जी, आप हारिस भाई कुछ कहना चाह रहे इनकी थे? बात जारी रखते हुए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा, फाइनल टच क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले देखें, आपके पास जो है पूल ऑफ प्लेयर्स यही अवेलेबल है। आपके पास जो प्लेयर पाकिस्तान में है ना, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। यही 30-40 प्लेयर हैं जो कि इन्होंने आने हैं। जरूरत इस बात की है, आप भी कह रहे हैं, गुल्लू भाई ने भी कहा, सारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए जिन्होंने क्रिकेट से मोहब्बत है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हुई है और जो गेम को समझते भी हैं, वो यही समझते हैं कि भाई मैरिट को प्रिवेल करो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आओ और ग्रास रूट लेवल को टाइम दो, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वैल्यू करो। आपके प्लेयर जो है, बाबर आजम 6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेला, सही। तो ये तो अहमियत है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की कि आपके जो टॉप उसका प्लेयर्स रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है हमें। तो वो नहीं खेलते। अच्छा, वो ये आर्गुमेंट करते हैं कि जनाब हम एक फलानी लीग खेलने जा रहे हैं, हमें इतने पैसे मिलते हैं, यहां हम 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, हमें क्या मिलेगा? ये सोच हो गई। जब ये तो पीसीबी को पाबंद करना चाहिए। बिल्कुल, तो वही तो क्रिकेट कराने वाला इदारा है और वही मेन इदारा है जो कि आपको इस चीजों को सही करेगा। सही। तो इसको तवज्जो दें इस पे। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। सबके दिल जले हुए हैं, सारे स्पोर्ट्समैन जो सीनियर हैं सबके दिल जले हुए हैं, वो भले हॉकी में हो, वो क्रिकेट में हो, वो फुटबॉल में हो, टेबल टेनिस में हो, जिस चाहे गेम में अगर इंडिविजुअल कोई एक्सीलेंस है तो फिर ठीक है। थैंक यू जी। अच्छे लोगों का दिल जल रहा है और बुरे लोग कामयाब हो रहे हैं। मेरा सही। मौक़िफ़ ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में मैं बैठ के कह रहा हूँ, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन का मुख्तलिफ एज के मुख्तलिफ टीमें बना रहे हैं, उसके दौरे कराएंगे पूरे पाकिस्तान के, ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और ये शहर कराची जो कई करोड़ आबादी का शहर है, इंशाल्लाह यहीं से हम प्लेयर देंगे अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए। जी आखिरी मैं एक बात कर रहा चलूँ, ये मुझे मौका मिला है तो मैं कि मुझे पता लगा है कि यूनुस खान को कराची हॉकी एसोसिएशन जो है एक प्लेस दे रही है, एक जगह दे रही है क्रिकेट एकेडमी के लिए। ये वक्त आ गया है कि यूनुस को जगह मांगनी पड़ी क्रिकेट के लिए कि मैं जाके बच्चों को कोच कर सकूं, उनको ट्रेन कर सकूं। ये काम जो है बोर्ड का था कि उसकी सर्विसेज को एक्वायर करते और उससे मुख्तलिफ शहरों में काम लेते हैं जूनियर सतह पे। अब वो अपने तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा और वो हॉकी ग्राउंड पे उनको जगह मिल रही है क्रिकेट के लिए। जी अब यही नहीं, गुल्लू भाई का शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और उसको यूनुस खान को समझा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है और कितना सिंसियर है, तो उसको जो है उन्होंने प्लेस देना है और वहां वो एकेडमी जो है वो अपनी कायम कर रहा है। बहुत आखिरी लफ्ज इनका भी शुक्रिया। और हम जो है कराची हॉकी एसोसिएशन जो है उसका मकसद ये है कि कराची में बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें हर खेल में, क्योंकि केएचए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो। कराची हॉकी एसोसिएशन का खाली सिर्फ हॉकी का ग्राउंड नहीं है, केएचए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और वो क्लब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से बहुत सी चीज़ें इस शहर के लिए बेहतरीन होंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया गुलफराज अहमद खान साहब, इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आइंदा भी, अब तो क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, आपको फिर जहमत देंगे। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।